यही हमारा पर्पस है इस माइंड मैप का, यूजफुल हो, है ना, आपका क्विक रिवीजन हो जाए। और इस माइंड मैप को रिवाइज या इस माइंड मैप को गो थ्रू करने के बाद आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसनांग होते हैं। फेफड़े होते हैं वो इस वक्षीय गुहा में इस तरीके से स्थित होते हैं कि वक्षीय गुहा के आयतन में, उसके वॉल्यूम में कोई भी अगर बदलाव होगा तो वो सीधा आपके फेफड़ों में दिखने को मिलेगा। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ इस माइंड मैप सीरीज में जूलॉजी का अगला चैप्टर, और ये है मानव कार्यकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वन शॉट है। पिछले माइंड मैप का रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे देखने को मिले, बच्चों ने जिस तरीके के कमेंट्स लिखे हैं उससे समझ में आता है कि हाँ, यूजफुल है आप लोगों के लिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और क्विक रिवीजन भी हो रहा है आपका। ठीक है, और यही हमारा पर्पस है इस माइंड मैप का, यूजफुल हो, है ना, आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चीज पूरा जो भी आपको चैप्टर में पढ़ाया है सब कुछ एक बार दिमाग में घूम जाए। हाँ, और आप रिलेट कर पाए, हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मैडम ने सही बोला, ठीक है, एनसीईआरटी में ये भी दिया है, नोट्स में मैम ने ये पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चन भी बना था। और इस माइंड मैप को रिवाइज या इस माइंड मैप को गो थ्रू करने के बाद आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। हम बात करेंगे परिचय की, होता क्या है श्वसन, होता क्या है श्वसन। फिर हम बात करेंगे श्वसन के अंग कौन से होते हैं, व्हाट आर दी वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किन किन जीवों में कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि की। इसी से पहले बेटा हम मानव श्वसन तंत्र की भी बात करेंगे। गैसों का विनिमय कैसे होता है, क्यों होता है, गैसों का परिवहन कैसे होता है, श्वसन का नियमन कैसे होता है ना, जो भी श्वसन की क्रियाविधि होती है उसका नियमन कौन करता है, कैसे करता है। और लास्ट में बेटा हम इससे संबंधित जो भी विकार हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। तो परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे श्वासन और श्वसन। ये दो ऐसे शब्द है जिसको हम जनरली एक ही बोल देते हैं, मैडम श्वसन श्वासन एक ही तो होता है, नहीं, पर वास्तव में दोनों में अंतर है। श्वासन मतलब ब्रीदिंग और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है बेटा, ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्विक रिवीजन है बेटा। ठीक है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है डिटेल में लेक्चर में। हम यहाँ पर श्वासन और श्वसन, श्वासन हम कहते हैं बेटा ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ठीक है, और श्वसन हम कहते हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है, श्वसन थोड़ा सा मतलब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। श्वासन क्या होता है, सिंपली ऐसी वायु को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और ऐसी वायु को बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं श्वासन यानी कि ब्रीदिंग। ठीक है, तो सांस लेना सांस छोड़ना श्वासन होता है। लेकिन कैसी सांस लेना, सांस में हम वायु अंदर लेते हैं, कैसी वायु अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, और ऐसी वायु जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है, उच्च मात्रा है, उसको बाहर निकालना श्वासन यानी कि ब्रीदिंग कहलाता है। वहीं अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख देते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर करना या बाहर छोड़ना, इसको बेटा हम श्वासन मतलब कि ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन क्या होते हैं भैया, तो श्वसन में आपकी जो भी ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया है, उस ऑक्सीजन की मदद से आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके, है ना। तो ऑक्सीजन की, या हम इसको ऐसे सिंपल लिख देते हैं, ग्लूकोज को तोड़कर, है ना, बहुत सरल भाषा में लिख रही हूं, ऊर्जा बनाना, ये बेटा आपका श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन कहलाता है। अब श्वसन भी दो तरीके का होता है, कौन कौन से दो तरीके होते हैं बेटा, तो एक तो हो गया आपका वायवीय श्वसन जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है आपका अवायवीय श्वसन जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज को हम तोड़ तो रहे हैं ऊर्जा बनाने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसके आधार पर बेटा हम इसको वायवीय और अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट रहा है ग्लूकोज, तो इसको हम वायवीय श्वसन बोलेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है बेटा, तो इसको हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है,
अब वायवीय और अवायवीय श्वसन में कुछ अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं बेटा, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। मतलब सुन लो एक बार, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है, ठीक है, 36-38 एटीपी यहाँ पे बनते हैं। अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी बनते हैं, तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन लगभग आपके शरीर की हर कोशिका में हो रहा है। अवायवीय श्वसन बेटा इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब जब आप व्यायाम करते हैं उस समय पे आपकी मांसपेशियों में होता है, ठीक है। इसके अलावा अवायवीय श्वसन आपके कवक में होता है, ठीक है, ईस्ट नाम का जो आपका कवक होता है उसमें होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन में आपकी कोशिका का कोशिका द्रव्य और आपका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है आपके वायवीय अवायवीय श्वसन के बीच में। श्वासन और श्वसन आप समझ गए होंगे। अभी जो श्वसन होता है बेटा, इस श्वसन में 5 चरण सम्मिलित होते हैं, और ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। श्वसन में 5 चरण सम्मिलित होते हैं, यानी कि 5 चरणों में ये जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। कौन कौन से वो 5 चरण हैं? तो सबसे पहला तो बेटा आ जाता है आपका श्वासन, जिसको हम फुफ्फुसीय संवातन कहते हैं, ठीक है। श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम वही ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। अब ये जो हमने श्वासन किया है, जिसमें हमने ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया है, ये ऑक्सीजन जाती है आपके फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों के अंदर आपकी कूपिका और आपकी जो रक्तवाहिनियां हैं, इनके बीच गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, कूपिका जो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है एवं रक्तवाहिनियों के बीच, कूपिका एवं रक्त वाहिनियों के बीच गैसों का विनिमय, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त वाहिनियों में जाती है और रक्त वाहिनियों से कार्बन विनिमय, एक मिनट रुकता है ना, विनिमय, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन आपकी रक्त वाहिनियों में गई है, आपका रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो तीसरे में हम लिखेंगे गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन आपका रक्त कहाँ लेकर के जाता है, कूपिका से शरीर की कोशिकाओं तक। अब बदले में शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कहाँ आता है, आपकी कूपिकाओं में, ठीक है। गैसों का परिवहन होने के बाद आपका पहला कहाँ हो रहा था, कूपिका रक्त वाहिनियों के बीच में गैसों का विनिमय। फिर होता है बेटा ऊतक एवं रक्त वाहिनियों के बीच में गैसों का विनिमय, ठीक है। ये जो रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन को लेकर के जा रही हैं, ये ऊतक में डिलीवर करेंगी, है ना, और बदले में ऊतक में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको लेकर के आएंगी, है या नहीं, कहाँ, कूपिका तक। और लास्ट बेटा आपका जिसको हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, जिसमें कोशिकाओं के अंदर इस ऑक्सीजन की उपस्थिति से या ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन। तो इन 5 स्टेप में आपकी श्वसन की क्रियाविधि को पूरा किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, सो आई एम मेकिंग स्टार ओवर हियर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका स्टार बना रही हूँ क्योंकि नीट में आ चुका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला अपना टॉपिक है श्वसन के अंग क्या होते हैं। यहां से भी आपके नीट में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी मैं स्टार बना देती हूँ, ठीक है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसनांग होते हैं। अब किस आधार पर किसी भी जीव का श्वसनांग होता है, तो 2 चीजों पर यह निर्भर करता है। सबसे पहला कि वो जीव रहता कहाँ है, उसका आवास क्या है, ठीक है। और दूसरा उस जीव के शरीर का संगठन स्तर क्या है ना। तो श्वसनांग निर्भर करता है किस पर, 2 बातों पर निर्भर करता है। किसी भी जीव में कौन सा श्वसनांग होगा, ये निर्भर करेगा सबसे पहले उसका आवास क्या है, वो रहता कहाँ है, जमीन पर पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, बिल में पाया जाता है, हवा में उड़ रहा है, कहाँ रहता है, ठीक है। और दूसरा उसके शरीर का संगठन स्तर क्या है, ठीक है। वो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाता है, ऊतक स्तर का संगठन दर्शाता है, अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का, किस स्तर का वो संगठन दर्शाता है, इसके आधार पर भी उसका श्वसनांग निर्भर करता है, ठीक है। अब किसमें कौन सा श्वसनांग होता है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा संघ पॉरीफेरा, फिर आता है आपका संघ सिलेंट्रेटा, इसके बाद आता है आपका संघ
टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस और एसके हेलमिंथस। ये जो बेटा आपके संघ हैं, इन सभी में जो श्वसनांग होता है, इनके उदाहरण वैसे तो हम जंतु जगत में पढ़ेंगे, फिर भी बताते हैं। पॉरीफेरा में आपके सारे स्पंज आते हैं, आपका स्पॉन्जिला हो गया, आपका यू स्पॉन्जिया हो गया। सिलेंट्रेटा में आपका हाइड्रा, ओबेलिया, फाइजेलिया आ गया। टीनोफोरा में आपका टीनोप्लाना आ गया, प्लूरोब्रेकिया आ गया। प्लेटिहेलमिंथस में आपका प्लेनेरिया आ गया, ठीक है, फैसियोला हेपेटिका आ गया। एस्केहेलमिंथस में आपका एस्कैरिस आ गया, पूछरेरिया आ गया, ठीक है, जिसको हम फ्लेरियल बॉम्ब बोलते हैं। तो इन सभी में बेटा इनके शरीर की सतह द्वारा गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनी है, शरीर की सतह से बाहर निकाल दो, बाहर से ऑक्सीजन को शरीर की सतह से अंदर ले लो, ठीक है। तो संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, इन 5 संघों में श्वसनांग कोई विशेष नहीं होता है, इनकी शरीर की सतह से ही गैसों का विनिमय हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्केहेलमिंथस के बाद आता है बेटा आपका संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा। फिर आता है आपका संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर आता है आपका संघ मोलस्का। फिर आता है आपका एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। फिर आता है आपका संघ हेमिकॉर्डेटा। इन सभी में बेटा अगर हम बात करें क्या क्या श्वसनांग पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो एनिलिडा, जिसमें आता है आपका केचुआ, जोंक। इनमें बेटा जो नम त्वचा होती है, उस नम त्वचा से ही ये गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है, नम त्वचा। आर्थ्रोपोडा में क्योंकि सबसे बड़ा संघ है, कई सारे इसमें जीव पाए जाते हैं, इनका आवास भी जमीन पर, पानी में, हवा में, पेड़ में, जगह जगह रह रहे हैं बेटा, सबसे ज्यादा जीव इसी के अंदर आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कई सारे श्वसनांग पाए जाते हैं, जैसे इसमें श्वासनाल पाई जाती है, ट्रैकिया, ठीक है, इसको हम ट्रैकियल सिस्टम बोल देते हैं। इनमें ट्रैकियल तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा बेटा इनमें क्लोम पाए जाते हैं, इनमें पुस्त क्लोम पाए जाते हैं, और इनमें पुस्त फुफ्फुस पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें जीव पाए जाते हैं, तो इनमें वैरायटी भी बहुत देखने को मिलती है। तो ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स या बुक लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपका मोलस्का। तो मोलस्का में भी क्लोम पाए जाते हैं, जिसको हम बेटा टीनिडिया के नाम से भी जानते हैं, टीनिडिया, ठीक है। फिर आता है आपका एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा में कोई विशेष अलग से श्वसनांग नहीं होता है, इनका जो जल संवहन तंत्र होता है, ट्यूब फीट जिसको हम बोल देते हैं, उसी जल संवहन तंत्र से बेटा ये श्वसन भी करते हैं। तो इनका जो जल संवहन तंत्र होता है, यही इनको श्वसन में भी मदद करता है। हम बात करें बेटा हेमिकॉर्डेटा की, हेमिकॉर्डेटा में आ जाते हैं आपके बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। तो हेमिकॉर्डेटा के जितने भी जीव हैं बेटा, ये भी क्लोम द्वारा ही श्वसन करते हैं, ठीक है, गिल्स पाया जाता है इनमें भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेमिकॉर्डेटा ये हो गए 5 और 5 10। अगला है बेटा आपका संघ कॉर्डेटा। और संघ कॉर्डेटा के अंदर कई सारे वर्ग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो संघ कॉर्डेटा में सबसे पहले आता है आपका वर्ग पिसीज, जिसमें आ जाती हैं आपकी मछलियां, ठीक है। वर्ग पिसीज के बाद आता है आपके वर्ग उभयचर, उभयचर में आ जाते हैं आपके बेटा मेंढक, इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। उभयचर के बाद आते हैं आपके वर्ग सरीसृप, जिसमें आ जाएंगे सांप और ये छिपकली वगैरह। फिर आते हैं आपके वर्ग पक्षी, जिनको हम एवीज बोल देते हैं, इसमें सारे बर्ड्स, चिड़िया आ जाएंगी। फिर आते हैं आपके वर्ग स्तनी, जिसमें कि हम गाय, भैंस, वेल, मछली, आपका ये हाथी, घोड़े, ये सब आपके स्तनी में आते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो पिसीज यानी कि मछलियों में बेटा क्लोम द्वारा श्वसन होता है। उभयचर मेंढक, तो हमें पता है मेंढक में एक तो नम त्वचा बहुत इंपॉर्टेंट इनका श्वसनांग है। ये जब बिल में रहते तब भी नम त्वचा से श्वसन करते हैं, जब जमीन पर रहते तब भी नम त्वचा से श्वसन करते हैं, जब पानी में रहते तब भी नम त्वचा से श्वसन करते हैं। साथ ही साथ बेटा इनके पास एक मुख ग्रसनी गुहा होती है, ठीक है, बक्को फेरेंजियल कैविटी, इससे भी ये श्वसन करते हैं। और इनके पास फेफड़े भी पाए जाते हैं, जिससे ये श्वसन करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें सरीसृप, पक्षी और स्तनी। तो इन सभी के पास फेफड़े यानी कि लंग्स पाए जाते हैं, जिनसे कि ये श्वसन, क्लियर है। ये हो गए आपके श्वसनांग।
इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मानव श्वसन तंत्र की। मानव श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव श्वसन तंत्र में बहुत ही लिमिटेड दिया है आपके एनसीईआरटी में, हमें भी उतना ही पढ़ना है फिलहाल। माइंड मैप में डिटेल में हमने लेक्चर्स में पढ़ा है। मानव श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आते हैं एक जोड़ी फेफड़े। ठीक है, एक जोड़ी फेफड़े या अ पेयर ऑफ लंग्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन फेफड़ों तक हवा जाती कैसे है? तो आपको पूरा श्वसन मार्ग पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र के अंदर जो श्वसन मार्ग है, उस श्वसन मार्ग को बेटा हमने दो भागों में विभाजित किया है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज है या पाथ है, उसको हमने दो भाग में विभाजित किया है। एक जो कि वायु को लेकर के जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट पाथ बोलते हैं, जो कि वायु को लेकर के जाता है। ठीक है, दूसरा जहां पर एक्चुअल में एक्सचेंज पार्ट, इसको हम ट्रांसपोर्ट पार्ट लिखेंगे, और दूसरा होता है बेटा आपका एक्सचेंज पार्ट, जहां पर वास्तव में गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, ये हो गया आपका विनिमय भाग, और ये हो गया बेटा आपका परिवहन भाग, जो कि गैसों को लेकर के जाता है। ठीक है, अब कहां से कहां तक आता है आपका बेटा परिवहन भाग? कौन सा होता है आपका विनिमय भाग? तो जल्दी से मैं एक बार बोल देती हूँ। ये जो मानव श्वसन तंत्र है, ये शुरू हो जाता है बेटा आपके एक जोड़ी नासा छिद्र से। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र, एक्सटर्नल नेयर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र से बेटा ये वायु कहाँ जाती है? आपके नासा कक्ष में, इसको हम नेजल चैम्बर बोलते हैं। नासा कक्ष से ये जाती है बेटा आपके आंतरिक नासा छिद्र तक। ये आंतरिक नासा छिद्र जाकर के खुलता है आपकी ग्रसनी भाग में। ये ग्रसनी जाकर के खुलती है बेटा आपके कंठ में। कंठ से ये जाती है आपके श्वासनाल में। ये जो श्वासनाल होती है बेटा, इस श्वासनाल यानी कि ट्रैकिया से ये प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है। कहां पर? प्राथमिक श्वसनी। और ये प्राथमिक श्वसनी बेटा दाईं और बाईं होती है, जो कि दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती है। दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पर ये है कि ये जो श्वासनाल होती है, ये प्राथमिक दाईं और बाईं श्वसनी में किस स्तर पर विभाजित होती है? तो पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर, T5 के स्तर पर बेटा ये प्राथमिक दाईं और बाईं श्वसनी में विभाजित होती है। ठीक है, ये प्राथमिक दाईं और बाईं श्वसनी बेटा ये द्वितीयक श्वसनी में विभाजित होती है। द्वितीयक श्वसनी जो होती है बेटा, ये द्वितीयक श्वसनी आपकी तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है। ये तृतीयक श्वसनी आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स श्वसनिकाओं में। ये प्रारंभिक श्वसनिकाएं आपकी अंतिम श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका आपकी श्वसनीय श्वसनिका में विभाजित होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। श्वसनीय श्वसनिकाएं बेटा फिर आपकी थैली, कुपिका थैली, उसके अंदर कुपिका, ऐसे विभाजित होती हैं। तो आप इसको लिखो एल्वियोलर सैक, कुपिका थैली, और कुपिका थैली, कुपिका नलिका, ऐसे करके लास्ट में ये पहुंच जाती है आपकी कुपिका में। ठीक है, एल्वियोलाई में। ये आपका पूरा श्वसन पथ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये क्रम बेटा आपके नीट में पूछा गया है। ठीक है, अब इसी क्रम में ना मैं कुछ छोटी छोटी सी आपको चीजें बताऊंगी इसी फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहली चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है, वो ये कि श्वासनाल कौन से स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है? तो ये पांचवी वक्षीय कशेरुकी यानी कि T5 के स्तर पर विभाजित होती है प्राथमिक दाईं और बाईं श्वसनी में, जो कि दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट, नीट में आ चुका क्वेश्चन। दूसरी चीज बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके श्वासनाल से लेकर के आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक, तो मैं इसको एक बॉक्स में बना दूं इस तरीके से, आपके श्वासनाल से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक, इस
पूरी संरचना में जो भी श्वासनाल है, श्वसनीय है, श्वसनिका है, ठीक है, इनमें बेटा अपूर्ण उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपूर्ण उपास्थल छल्ले। वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में ये लाइन आ चुकी है और वहां पर पूर्ण लिख दिया था, बस वो पूर्ण लिखा था, वही गलत हो गया था। ठीक है, अपूर्ण सी आकार के, है ना, सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है बेटा कि ये कोलैप्स होने से, उसको पिचकने से बचाती है। ठीक है, ये जो भी आपकी नलिकाएं इनको पिचकने से बचाती है। तीसरा बेटा मैंने क्या बोला कि इसी में आपका ये जो पूरा पथ है, इसी को हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक जो परिवहन करती है, जो गैसों के परिवहन में मदद करती है, ठीक है। दूसरा गैसों को ले जाने में मदद करती है, मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। दूसरा जहां पर गैसों का विनिमय होता है। तो कौन सा परिवहन भाग है, कौन सा विनिमय भाग है? तो लेकर के बाह्य नासा छिद्र से आपकी अंतिम श्वसनिका तक, ये पूरा परिवहन भाग है जो गैसों को लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वहीं आपकी श्वसनीय श्वसनिका, कूपिका थैली और आपकी जो कूपिकाएं हैं, ये आपका क्या बोलते हैं उसको हम, विनिमय भाग है। यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट पार्ट कौन सा है। तो ट्रांसपोर्ट पार्ट बेटा शुरू होता है आपके बाह्य नासा छिद्र से। बाह्य नासा छिद्र से कहाँ तक जाता है बेटा? ये आपकी अंतिम श्वसनिका तक जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। ठीक है, वहीं आपका जो विनिमय भाग है, ये आपकी श्वसनीय श्वसनिका से लेकर के आपकी कूपिका तक जाता है। श्वसनीय श्वसनिका, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के आपकी कूपिका यानी कि एल्वियोलाई तक जाता है। ठीक है, अब इनका काम क्या है? नीट में आ चुका क्वेश्चन, स्टार बना रही हूँ, वैसे तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ लेकिन फिर से स्टार बना रही हूँ। काम क्या होता है इसका? तो विनिमय भाग का तो सीधा सा है। ठीक है, यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है बेटा? यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन जो है वो कूपिका से रक्त वाहिनियों में जाती है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिनियों से कूपिकाओं में आती है। इसका क्या काम है भाई? इसके 4 काम है। तो सबसे पहला काम होता है इसका, जो भी वायु को इनहेल किया है, अंतःश्वसित किया है, वायु को स्वच्छ करना। ठीक है, दूसरा जो भी वायु को अंतःश्वसित किया है उसको नम करना। ठीक है, नम करना, उसको शरीर ताप तक लाना, शरीर ताप तक लाना। और चौथा बेटा उसका परिवहन करना। ठीक है, उसको विनिमय भाग तक पहुंचाना। जो भी वायु को अंतःश्वसित किया है उसको विनिमय भाग तक पहुंचाना। ये सारे बेटा आपके परिवहन भाग यानी कि ट्रांसपोर्ट पार्ट के कार्य होते हैं। समझ में आया? तो ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? मानव श्वसन तंत्र में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। ठीक है, आपके जो फेफड़े होते हैं उसके नीचे आपका डायफ्राम होता है। तो आपके जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े आपके वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, है ना। किस में स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा में। तो इस पर हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, और वो है श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि में आपको ये पता होना चाहिए कि जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े बेटा वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, आपके थोरैसिक चैम्बर में स्थित होते हैं। अब ये जो बेटा वक्षीय गुहा होती है, ये वायुरोधी होती है। वायुरोधी यानी कि ये एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, यहां से वायु खुद से कहीं से भी अंदर बाहर नहीं हो सकती है। इसमें केवल एक ही छेद है, वो है आपकी श्वासनल, जिससे कि वायु अंदर जाती है। ठीक है, उसी से वायु बाहर निकलती है। ये एक वायुरोधी वक्षीय गुहा के अंदर आपके फेफड़े स्थित होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके फेफड़े होते हैं ये वक्षीय गुहा में स्थित हैं। तो वक्षीय गुहा बनाता कौन है? तो आपको वक्षीय गुहा की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। तो वक्षीय गुहा की बाउंड्रीज अगर हम बात करें, कौन बनाता है वक्षीय गुहा की बाउंड्रीज? तो इसमें बेटा सबसे पहले तो अग्रभाग में कौन बनाता है? अग्र यानी कि एंटीरियरली। तो एंटीरियरली आपके ये कॉलरस्थी, जिसको हम क्लेविकल बोलते हैं, है ना, यहाँ पर कॉलरस्थी पाई जाती है अग्रभाग में। पश्च भाग में पोस्टीरियरली बेटा आपका डायाफ्राम पाया जाता है। इसके अलावा आपके अधर में आगे की तरफ बेटा क्या पाया जाता है? तो आपकी उरोस्थी एक हड्डी होती है, स्टर्नम, और उसके साथ साथ पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आपके पृष्ठ भाग यानी कि पीछे की तरफ क्या पाया जाता है? डॉर्सली क्या पाया जाता है? तो डॉर्सली आपकी वक्षीय कशेरुकी 12 होती हैं। ठीक है, वक्षीय कशेरुकी
और वक्षीय कशेरुकी से भी पसलियां जुड़ी होती हैं, ये बेटा पृष्ठ भाग में पाई जाती हैं। और साइड में यानी कि पार्श्व भाग में क्या पाया जाता है, तो पार्श्व भाग में केवल पसलियां पाई जाती हैं। कितनी पसलियां पसलियां होती हैं अपने पास, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। वक्षीय कशेरुकी कितनी होती है हमारे पास, 12 होती है। ठीक है, तो एक वायुरोधी वक्षीय गुहा के अंदर आपके फेफड़े स्थित होते हैं और उस वायुरोधी वक्षीय गुहा की बाउंड्रीज कौन बनाता है, तो अग्र में क्लेविकल, पश्च में डायफ्राम, अधर में उरोस्थी, पृष्ठ में आपका कशेरुकी, वक्षीय कशेरुकी जो कि 12 होती है, और साइड में आपकी 12 जोड़ी पसलियां। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई आपकी बाउंड्रीज जो कि वक्षीय गुहा के अंदर बनती है। अब आपके जो फेफड़े होते हैं वो इस वक्षीय गुहा में इस तरीके से स्थित होते हैं कि वक्षीय गुहा के आयतन में, उसके वॉल्यूम में कोई भी अगर बदलाव होगा तो वो सीधा आपके फेफड़ों में दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ पेशियां होती हैं, ये आप चित्र देख सकते हैं, अंतःश्वसन का और निःश्वसन का। क्या हो रहा है अंतःश्वसन और निःश्वसन के दौरान, तो मैं यहीं पर छोटा छोटा करके लिख देती हूँ जो कि आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में। तो श्वसन 2 चरणों में होता है ना, अंतःश्वसन या श्वासन, ब्रीदिंग 2 स्टेप में होता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन क्या होता है बेटा, एक्सेलेशन, जिसमें हम वायु को बाहर निकालते हैं, या इसी को हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सपायरेशन। वहीं अगर हम अंतःश्वसन की बात करें तो बेटा इसको हम इनहेलेशन या इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। अब होता क्या है इन दोनों में, बस आपको इतना समझना है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है आपको केवल इतना समझना है। तो इन दोनों में सबसे पहले अगर हम बात करें आपके अंतःश्वसन की, तो अंतःश्वसन होने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी चीज अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाती है। ठीक है, तो वायु भी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगी, तभी अंतःश्वसन होगा। अच्छा, कम सांद्रता की तरफ क्यों जाएगी, अंदर सांद्रता कम होना वायु का मतलब अंदर आयतन बढ़ना फेफड़ों का। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, अंतःश्वसन के दौरान आपकी जो डायाफ्राम है, ठीक है, आपके डायाफ्राम एवं अंतःपर्शुक पेशियां, जो बाह्य अंतःपर्शुक पेशियां होती है, जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि EICM बोलते हैं, बाह्य अंतःपर्शुक पेशियां, इन दोनों में बेटा संकुचन होता है, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम जो सामान्य आपका गुंबदाकार होता है वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, और आपकी बाह्य अंतःपर्शुक पेशियों में जब संकुचन होगा तो आपका जो उरोस्थी और पसलियां हैं, पसली पिंजर है, ये बाहर और ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कुल वक्षीय आयतन जो होता है वो बढ़ता है। तो डायफ्राम कैसा होगा, चपटा होगा, और EICM में संकुचन की वजह से बेटा पसली पिंजर कैसा होगा आपका, EICM में संकुचन की वजह से जो पसली पिंजर है वो बाहर और ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कुल वक्षीय आयतन जो है वो बढ़ेगा। वक्षीय आयतन अगर बढ़ेगा तो अंदर जो वायु दाब है वो कम होगा, और वायु दाब कम होगा तो अंतःश्वसन होगा। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, समझना, डायग्राम को देखो। आपका अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम जो है वो नीचे जा रहा है, चपटा हो रहा है। ठीक है, आपकी बाह्य अंतःपर्शुक पेशियों में संकुचन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी देखो पसली पिंजर जो है वो बाहर और ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कुल अंदर का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। देखो फेफड़े आपके फूल गए हैं, वक्षीय आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो अंदर जो वायु है उसका दाब कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वायु अंदर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, निःश्वसन में या बहिश्वसन में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपका डायाफ्राम और EICM यानी कि बाह्य अंतःपर्शुक पेशियां, इन दोनों में शिथिलन हो रहा है। दोनों में शिथिलन होने की वजह से बेटा जो डायफ्राम है जो कि चपटा हुआ था वो वापस से गुंबदाकार हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार हो जाएगा। ठीक है, और EICM तो आपका EICM में शिथिलन होने की वजह से जो पसली पिंजर है बेटा वो अंदर और नीचे की ओर जाएगा, जिसकी वजह से कुल वक्षीय आयतन जो है बेटा आपका, वो कुल वक्षीय आयतन आपका कम हो जाएगा। और अगर आयतन कम होगा तो कहीं ना कहीं अंदर का जो दाब है, वायु दाब जो है बेटा, वो वायु दाब बढ़ेगा, और वायु दाब बढ़ेगा
तो वायु को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि निश्वसन हो जाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं डायफ्राम जो कि चपटा था वापस ऊपर चला गया, गुंबदाकार हो गया। जो आपकी बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियां हैं उनमें शीतलन हुआ, जिसकी वजह से जो पसलियां और उरुस्थि हैं वो अंदर और नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका आयतन कम हो गया, अंदर का वायु दाब बढ़ा तो वायु को बाहर निकाल दिया, जिसको हम निश्वसन या बहिश्वसन बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं पर एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, वो है आपकी श्वसन दर। तो श्वसन दर बेटा 1 मिनट में आप 12 से 16 बार सांस लेते हो, है ना। तो 1 मिनट में आप 12 से 16 बार अंतः श्वसन और निश्वसन करते हैं, ये आपकी श्वसन दर हो गई। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सामान्य श्वसन दर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी भैया एक स्टार बनाना तो अपना बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम्स की बात करें, तो 4 आयतन है। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय आयतन, हिंदी में लिखना पड़ेगा, है ना, ज्वारीय आयतन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी। फिर आता है आपका अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। फिर आता है बेटा आपका निश्वसन सुरक्षित आयतन, जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सुरक्षित आयतन, या शॉर्ट में हम इसको बोल देंगे ERV। और फिर आता है बेटा आपका अपशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, या शॉर्ट में हम इसको बोल देंगे RV। ठीक है, ये हो गया आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 4 तो बेटा आपके आयतन होते हैं, और इन चारों आयतन के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या होता है? सामान्य श्वसन के दौरान हम कितना वायु अंदर ले रहे हैं, कितना बाहर निकाल रहे हैं। कितना ले रहे हैं मैडम? 500 ml ले रहे हैं। ठीक है, 500 ml वायु तुम अंदर ले रहे हो सामान्य श्वसन के दौरान, और 500 ml बाहर निकाल रहे हो, आपकी ज्वारीय आयतन हो गया। अच्छा, अंतः श्वसन सुरक्षित, मैं अगर बलपूर्वक सांस अंदर लेना चाहूं तो मैं कितना वायु अंदर ले सकती हूँ? तो बेटा इस 500 ml के अलावा मैं 2.5 से 3 लीटर, है ना, मतलब 2500 से 3000 मिलीलीटर वायु और अंदर ले सकती हूँ। ये मेरी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन है। निश्वसन सुरक्षित आयतन मतलब 500 ml के अलावा मैं कितना वायु और बाहर निकाल सकती हूँ? तो मैं 1000 से 1100 मिलीलीटर वायु इस 500 ml के अलावा बाहर निकाल सकती हूँ। निश्वसन सुरक्षित आयतन है मेरा। सब कुछ निकालने के बाद भी कुछ मात्रा की वायु हमेशा मेरे फेफड़ों में रहती है बची हुई, जिसको हम बोलेंगे अपशिष्ट, मतलब बचा हुआ वायु का आयतन, और ये होता है बेटा आपका 1100 से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, तो 4 आयतन हो गए। ज्वारीय आयतन सामान्यतः कितना अंदर बाहर कर रहे हो? 500 ml। जबरदस्ती कितना अंतः श्वसन कर सकते हो? अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन 2500 से 3000 मिलीलीटर या 2.5 से 3 लीटर। जबरदस्ती कितना बाहर निकाल सकते हो 500 ml के अलावा? तो निश्वसन सुरक्षित आयतन 1000 से 1100 ml। और सब कुछ बाहर निकालने के बाद भी कुछ वायु की मात्रा हमेशा आपके फेफड़ों में रहेगी, और वो जरूरी है रहनी, और इसको हम बोलते हैं अपशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये होती है आपकी 1100 से 1200 ml। और ये क्यों जरूरी है रहनी? ताकि आपके जो कुपिकाएं हैं वो पिचक ना जाए। ठीक है, तो 4 तो हो गए आयतन। अब हम बात करेंगे जरा क्षमताओं की। कितनी क्षमताएं होती हैं भैया? 5 क्षमताएं होती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी अंतः श्वसन क्षमता, जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कुल मिलाकर के आप कितनी वायु अंदर ले सकते हो भाई? तो हम कितनी ले सकते हैं? हम सामान्यतः जो 500 ml ले रहे हैं, प्लस हम जबरदस्ती जो अंदर ले सकते हैं 2500 से 3000। तो टीवी प्लस IRV इक्वल्स टू आपका अंतः श्वसन क्षमता, 500 ml प्लस 2500 से 3000 ml। फिर आता है आपका निश्वसन क्षमता, मैं कितनी वायु कुल मिलाकर के बाहर निकाल सकती हूँ? तो मैं आपकी 500 ml तो निकालती हूँ, ठीक है, 500 ml के अलावा मैं जबरदस्ती जो निकाल रही हूँ 1000 से 1100 ml ERV, निश्वसन सुरक्षित आयतन, वो भी निकाल सकती हूँ। तो इन दोनों को मिलाकर के निकलेगी मेरी निश्वसन क्षमता। फिर आती है बेटा आपकी जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, VC। नीट में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। VC क्या है बेटा? तो VC होता है कि मैंने फोर्सफुल, मैं जितनी वायु बाहर निकाल सकती थी मैंने निकाल दी,
उसके बाद मैं कितनी वायु अंदर ले सकती हूँ, तो जो मैंने जबरदस्ती बाहर निकाली थी ERV प्लस टीवी तो मैं लेती हूँ 500 ml, इसके अलावा मैं IRV और ले सकती हूँ, है ना। तो ये हो गई मेरी जैव क्षमता कि मैं बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद कितनी मात्रा में वायु मैक्सिमम अंदर ले सकती हूँ। तो जो मैंने बलपूर्वक बाहर निकाली है निश्वसन सुरक्षित आयतन, प्लस जो मैं सामान्यतः ज्वारीय आयतन लेती हूँ 500 ml, प्लस जो मैं बलपूर्वक अंदर ले सकती हूँ अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ये कुल मेरी जैव क्षमता है। इसके अलावा आती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को क्या बोलते हैं यार, फंक्शनल कार्यात्मक अपशिष्ट आयतन या अपशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, है ना, FRC। ये क्या होता है भैया, तो सामान्य निश्वसन के बाद कितनी वायु में मात्रा मेरे फेफड़ों में बची है। तो सामान्य निश्वसन में मतलब मैंने टीवी निकाला है, तो ERV अभी अंदर बचा है जो मैं जबरदस्ती निकाल सकती हूँ, प्लस अपशिष्ट आयतन तो बचेगा ही बचेगा, इसको तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। लास्ट आती है आपकी कुल फुफ्फुसीय क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, कुल आपके फेफड़ों की कितनी क्षमता है, कितनी वायु आपके फेफड़ों में आ सकती है, तो ये पूरी आ सकती है ना। तो 500 ml आ सकती है, प्लस जो मैं जबरदस्ती अंदर ले रही हूँ वो आ सकती है, प्लस जो मैं जबरदस्ती बाहर निकाल सकती हूँ वो भी मेरे फेफड़ों में रहती है, प्लस जो अपशिष्ट आयतन है ये। तो ये चारों आयतन को मिला दो तो मेरी कुल फेफड़ों की क्षमता निकलती है, ठीक है। अब इन आयतनों को बेटा हम एक स्पाइरोमीटर नाम का डिवाइस होता है जिससे कि माप सकते हैं। किस नाम से, किस नाम का, स्पाइरोमीटर नामक जो उपकरण होता है, इससे बेटा हम इन आयतनों को माप सकते हैं कि हमने कितना वायु बाहर निकाला, कितना जबरदस्ती अंदर ले लिया, कितना हम जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं, सामान्यतः हम कितना अंदर बाहर कर रहे हैं, है ना। तो स्पाइरोमीटर से हम आयतन को माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज है कि यहां पर आप RV यानी अपशिष्ट आयतन को नहीं माप सकते। तो अपशिष्ट आयतन छोड़ करके आप तीनों आयतन माप सकते हो और इनके जोड़ से आप बेटा क्षमताएं निकाल सकते हो। डन। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय कहाँ होता है, क्यों होता है, उसका कारण। तो सबसे पहले दो जगह पर होता है बेटा गैसों का विनिमय। एक तो हमने बोला कहाँ, कूपिका और रक्त वाहिनियों के बीच में, कूपिका एवं वाहिनियों के बीच। और दूसरा कहाँ होता है बेटा आपका, रक्त वाहिनी एवं ऊतक के बीच। तो वाहिनियों एवं ऊतक के बीच, जिसमें से बेटा जो प्राथमिक स्थल है गैसों के विनिमय का वो है आपका ये कूपिका और रक्त वाहिनी। ये आपका प्राथमिक स्थल है, ठीक है, जहां पर गैसों का यहां होगा विनिमय तभी यहां हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्थल है। तो दो जगह आपके शरीर में गैसों का विनिमय होता है। अब ये जो बेटा गैसों का विनिमय हो रहा है ये क्यों हो रहा है भाई, तो यहाँ पर एक आंशिक दाब जो है गैसों का उनके अंतर के कारण हो रहा है, ठीक है। आंशिक दाब क्या होता है, तो कुल वायु का जो दाब है उसको बेटा हम वायु दाब बोलते हैं। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो उस वायु के अंदर किसी एक अंश यानी कि किसी एक गैस का दाब कितना है उसको हम आंशिक दाब बोलते हैं। तो वायु के अंदर आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसें हैं, ठीक है। तो वायु दाब कुल गैसों का दाब है ना। अब इसका एक अंश है ऑक्सीजन, तो केवल ऑक्सीजन का दाब कितना होगा, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजन का आंशिक दाब, क्योंकि ऑक्सीजन उस वायु का एक अंश है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। तो इसका बेटा एक टेबल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो गैसों का विनिमय होता है वो अधिक दाब से कम की तरफ ही होता है, ठीक है। हमेशा गैस अपने अधिक दाब से कम दाब की तरफ ही जाएगी। तो हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ठीक है, हम वायुमंडलीय वायु से ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में। क्यों, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं हैं वहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है। तो आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, 159, ठीक है, कितना है 159, और आपकी कूपिका के अंदर कितना है 104। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, 159 से 104 की तरफ, अधिक दाब से कम दाब की तरफ, ठीक है, अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ। उसके बाद बेटा आपके कूपिका के अंदर 104 है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, और जो वी ऑक्सीजनित रक्त वहां पे आ रहा है आपके कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के,
क्योंकि वो बी ऑक्सीजनित है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब वहां पर कितना है बेटा, मात्र 40। तो 104 से कहाँ जाएगा, 40 की तरफ। जैसे ही 40 में 104 की तरफ से ऑक्सीजन जाएगा तो वो बी ऑक्सीजनित रक्त कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनित हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास ऑक्सीजन आ गई है। और ऑक्सीजनित होते ही उसका आंशिक दाब बढ़ जाएगा ना ऑक्सीजन का, तो 40 से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, और ये 95 आंशिक दाब वाला मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जिसमें 95 है, वो बेटा रक्तवाहिनी, धमनी, आर्टरी, रक्तवाहिनी इसको लेकर जाएगी कूपिकाओं तक। और कूपिका के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो चुका है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, तो कूपिका के अंदर भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो गया है, कितना, 40। तो 95 से ये कहां चली जाएगी, ऑक्सीजन 40 की तरफ। तो अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ मूव करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है आपकी कोशिकाओं में, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनी है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ऊतक के अंदर कितना है, 45, और ऑक्सीजनित रक्त के अंदर कितना है, 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाएगी, अपने अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ, यानी कि 45 से 40 की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजनित रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब ये कैसा हो गया, बी ऑक्सीजनित हो गया, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45। 45 होने के बाद बेटा ये बी ऑक्सीजनित रक्त पहुंचेगा आपकी कूपिका तक। कूपिका में ऑक्सीजन 104 है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है ना, कितनी है, मात्र 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ पहुंचेगा, और ये कूपिका से आपके वायुमंडल में जहां कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब मात्र 0.3 है, तो 40 से 0.3 की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपके शरीर में व्यवस्था है, आपके ऊतक के अंदर, कूपिकाओं के अंदर, कि ऑक्सीजन हमेशा वायुमंडल से कोशिका की तरफ जाएगा या ऊतक की तरफ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ऊतक से वायुमंडल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159, वहां से कूपिका में जाएगा, क्योंकि कूपिका के अंदर ऑक्सीजन है 104, 159 से 104 की तरफ। बी ऑक्सीजनित रक्त जो आपकी कूपिका में आया है, जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब है 40, तो 104 से 40 की तरफ जाएगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजनित रक्त हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो जाएगा 95। ये 95 वाला ऑक्सीजनित रक्त लेकर के जाएगा ऑक्सीजन को ऊतक के पास, जहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब है मात्र 40, तो ऑक्सीजन 95 से 40 की तरफ चली जाएगी। उस ऊतक में जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल होकर के ऊर्जा बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ऊतक के अंदर है 45, और ऑक्सीजनित रक्त में है 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ आ जाएगी और रक्त हो जाएगा बी ऑक्सीजनित, तो इसके अंदर आंशिक दाब हो जाएगा 45, और ये 45 पहुंचेगा आपकी कूपिका में, जहां पर इसके अंदर, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है मात्र 40। तो कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ जाएगी, और 40 से वायुमंडल जहां पर 0.3 है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यही चीज को बेटा इस डायग्राम में या इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, आंशिक दाब के आधार पर होता है। अब ये जो गैसों का विनिमय होता है, इस गैसों के विनिमय के लिए मैंने क्या बोला, ये गैसों का विनिमय हर जगह नहीं होता है, विनिमय भाग में होता है। क्यों होता है विनिमय भाग में, क्योंकि विनिमय भाग में इस तरीके से व्यवस्था है उपकला कोशिकाओं की, ठीक है, कि वहां पर आसानी से गैसों का विनिमय हो सकता है। वहां पर जो श्वसन झिल्ली है, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो इतनी पतली है कि गैस आराम से कूपिका से आपके रक्तवाहिनी में, केशिका में, और केशिका से आपके कूपिका में आ सकती हैं, क्योंकि वहां पर श्वसन झिल्ली बहुत पतली है। तो ये जो बेटा आपकी श्वसन झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इस श्वसन झिल्ली की मोटाई बेटा 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, इस श्वसन झिल्ली को बनाता कौन है बेटा, तो इस श्वसन झिल्ली में 3 परतें होती हैं। ठीक है, इस श्वसन झिल्ली में 3 परतें होती हैं। सबसे पहले क्या है बेटा, आपकी कूपिका की तरल शल की उपकला, दूसरी है बेटा आपकी, या तीसरी है आपकी केशिकाएं जो है, रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरीज, केशिका की तरल शल की उपकला, और तीसरा बेटा इन दोनों के बीच में उपस्थित आधारी पदार्थ या
बेसमेंट मटेरियल। ठीक है, ये तीनों मिलकर के बेटा बनाती हैं आपकी श्वसन झिल्ली, और इन तीनों को मिलाकर के इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस श्वसन झिल्ली पर गैसों के विनिमय को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला बेटा कारक जो प्रभावित करता है वो हो गया आपका श्वसन झिल्ली की मोटाई। ठीक है, श्वसन झिल्ली की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, श्वसन झिल्ली की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, जो श्वसन या विनिमय की प्रक्रिया है वो उतनी धीमी होगी। हाँ या नहीं? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मोटाई ज्यादा विनिमय धीरे होगा गैसों का, मोटाई कम है तो जल्दी जल्दी गैसों का विनिमय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण बेटा जो इसको प्रभावित करता है वो हो गया आपकी गैसों की घुलनशीलता, है ना। गैसों की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी गैसों का विनिमय हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो गैसों की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी बेटा यहाँ पर गैसों का विनिमय हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। ठीक है, और तीसरा बेटा जो कारण यहाँ पर इसको प्रभावित करता है वो हो गया आपका श्वसन झिल्ली की मोटाई हो गई। ठीक है, गैसों की घुलनशीलता हो गई। तीसरा हो गया बेटा दाब प्रवणता, मतलब प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, प्रवणता, गैसों का विनिमय उतना तेज होगा। दाब प्रवणता का क्या मतलब है? सीधी बात है, 104 और 40, ऑक्सीजन का कुपिका के अंदर आंशिक दाब कितना है? 104। केशिका के अंदर आंशिक दाब कितना है? क्योंकि वी ऑक्सीजनित रक्त है तो 40। तो 104 और 40 के बीच में अंतर ज्यादा है ना, तो दाब प्रवणता ज्यादा, तो जल्दी से ऑक्सीजन चली जाएगी केशिका में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, तो वी ऑक्सीजनित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 45। कुपिका के अंदर कितना है? 40। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ? मात्र 5 mm of Hg का। ठीक है, तो ऑक्सीजन की दाब प्रवणता कुपिका और केशिका के बीच में ज्यादा है तो ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज करेगा। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का दाब प्रवणता कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे डिफ्यूज करेगा। लेकिन अगर हम गैसों की घुलनशीलता की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी चला जाएगा। तो मतलब सारे कारक ऐसे नहीं है जो केवल ऑक्सीजन के परिवहन को सपोर्ट करते हैं, विनिमय को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे कारक है जो ऑक्सीजन का जल्दी विनिमय करवा रहे हैं, कुछ ऐसे कारक है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जल्दी विनिमय करवा रहे हैं। समझे या नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब प्रवणता कम है तो उसकी घुलनशीलता ज्यादा है, ऑक्सीजन का दाब प्रवणता ज्यादा है तो कंपैरेटिवली उसकी घुलनशीलता कम है। समझे? तो ये 3 ऐसे कारक होते हैं जो कि गैसों की विनिमय को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मोटाई जितनी ज्यादा होगी विनिमय उतना धीरे होगा। ठीक है, श्वसन झिल्ली की मोटाई। दूसरा बेटा आपकी गैसों की घुलनशीलता जितनी ज्यादा होगी विनिमय उतनी जल्दी होगा। तीसरा दाब प्रवणता, प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी गैसों का विनिमय होगा। श्वसन झिल्ली कौन मिलकर बनाता है? 3 परतों में बनती है। आपकी कुपिका की सरल छल की उपकला, बीच में आधारी पदार्थ, और तीसरा आपकी केशिका की सरल छल की उपकला। ये तीनों मिलकर के बनाती है आपकी श्वसन झिल्ली, और कुल मिलाकर के श्वसन झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हो गया बेटा गैसों का विनिमय। आगे बढ़ते हैं, अगला है गैसों का परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गैसों के परिवहन में आपको 2 चीजें पता है कि यहाँ पर एक तो होता है ऑक्सीजन का परिवहन, दूसरा होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से परिवहित होती है। तो ऑक्सीजन का 97 परिवहन बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और 97% बेटा ऑक्सीजन का परिवहन ग्लोबिन, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। वहीं लगभग 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, ये बेटा परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन 2 तरीके से होता है, 97% हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के, और 3% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में 70% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट के रूप में परिवहित होता है। बाई कार्बोनेट के रूप में 70%। ठीक है, लगभग 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बामीनो
हीमोग्लोबिन बनाता है और इस रूप में बेटा ये परिवहित होता है। वहीं लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहित होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन किस रूप में और कितना कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में परिवहित होता है आपके शरीर में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से आता है। अब हम बात करें ऑक्सीजन के परिवहन की, फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की। तो अगर हम बात करें बेटा ऑक्सीजन के परिवहन की, तो ऑक्सीजन के परिवहन में आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपके 100 ml रक्त में लगभग 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हम इसको लगभग 15 ग्राम बोल दें। कितना? 15 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, ये 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.25 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जिसके हिसाब से 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन जाएगा भाई? तो 15 इंटू 1.34 ml अगर हम कर दें तो लगभग 100 ml रक्त में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का वहन होता है। मतलब आपके शरीर में 5 लीटर रक्त दौड़ रहा है, हर 100 ml रक्त लगभग 20 ml ऑक्सीजन को कैरी लेकर के दौड़ रहा है। ठीक है, तो 5 ml लगा लो कितना दौड़ रहा होगा। लेकिन 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन लेकर के जरूर जा रहा है, पर इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि सामान्य अवस्था में केवल 5 ml ऑक्सीजन ही ऊतक को दिया जाता है। सामान्य अवस्था में केवल 5 ml ऑक्सीजन, 100 ml रक्त कितना ऑक्सीजन लेकर जा रहा है? 20 ml, पर सामान्य अवस्था में 20 ml में से केवल 5 देगा, इतना कंजूस है। लेकिन व्यायाम की अवस्था में, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, व्यायाम की अवस्था में ये लगभग 15 ml ऑक्सीजन ऊतक को देता है। मतलब ये इमरजेंसी के लिए बचा करके रखता है कि अभी अगर मैं सारा दे दूंगा तो एक्सरसाइज में क्या दूंगा। तो सामान्य अवस्था में 100 ml ऑक्सीजन जो कि 20 ml 100 ml रक्त जो कि 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, सामान्य अवस्था में ऊतकों को केवल 5 ml देता है। लेकिन एक्सट्रीम एक्सरसाइज की कंडीशन में ये 15 ml तक ऑक्सीजन ऊतकों को दे सकता है, फिर भी कुछ ही हमेशा अपने पास रखता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां 100 ml रक्त 5 ml ऑक्सीजन ऊतकों को देते हैं, वहीं बेटा आपका 100 ml रक्त जो होता है ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका को देता है। ठीक है, कूपिका को 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऊतक को कितना ऑक्सीजन देता है? 5 ml सामान्य अवस्था में। और कूपिका को कितना ऑक्सीजन दिया जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है? 4 ml। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन या स्टेटमेंट को पढ़िएगा। सामान्य अवस्था में एक्सरसाइज की कंडीशन में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये 15 ml तक भी दे देगा। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहीं पर लिखा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस ऑक्सीजन वियोजन वक्र को समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र ये बताता है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से वियोजन यानी कि अलग होना। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ने में मदद करते हैं, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र ये बताता है कि लगभग ये 50 ml 50% सैचुरेशन हुआ, लगभग 25 mm ऑफ Hg। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब लगभग 25 mmHg होता है,
उस समय पर 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ चुकी होती है और 100% सेचुरेशन होने में लगभग यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ है ना 90-95 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का आंशिक दाब होना चाहिए, तब जाकर के कहीं 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। 100% नहीं जुड़ता है, 97% ही जुड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना किस पर निर्भर करता है, तो प्राथमिक रूप से प्राइमरीली ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, ये किस पर निर्भर करता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का आंशिक दाब उतना जल्दी वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भी मैं लिख देती हूं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, दूसरा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तीसरा पीएच, चौथा ताप। एनसीईआरटी इन्हीं चार की बात करती है। इसके अलावा मैंने आपको दो और पढ़ाए हैं, 2,3 बीपीजी की सांद्रता, ठीक है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनने वाला एक उत्पाद है, उसकी सांद्रता। और पांचवा बेटा मैंने आपको छठा मैंने आपको एक और बताया है, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन जल्दी ऑक्सीजन से जुड़ता है क्योंकि उसमें अल्फा और गामा चेन्स होते हैं, बीटा चेन नहीं होता है, और गामा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जल्दी जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, ये जो आपका ऑक्सीजन वियोजन वक्र है, ठीक है, इसका दाईं ओर विस्थापन किस कंडीशन में बेटा ये दाईं ओर विस्थापित होगा, और मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से वियोजन, मतलब किस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर होगा। ठीक है, और इसका बाईं ओर विस्थापन, लेफ्ट शिफ्ट कब ये होगा? तो बाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या हुआ, बाईं ओर विस्थापन का, मैं बीच में एक नॉर्मल कर्व बना देती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य। ठीक है, दाईं ओर विस्थापन कब होगा, बाईं ओर विस्थापन कब होगा? बाईं ओर विस्थापन का मतलब होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से संयोजन, जल्दी जुड़ना, है ना। तो किस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा? जैसा कि हमें पता है, अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा तो जल्दी जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होगा तो जल्दी जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी कम होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी मतलब पीएच अधिक होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, और अगर ताप कम होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के केस में भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा, और 2,3 बीपीजी यहीं लिख देती हूँ, 2,3 बीपीजी की अगर सांद्रता कम है तो भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ेगा। तो बाईं ओर विस्थापन इस अवस्था में, दाईं ओर विस्थापन कब होगा, कब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाएगा या मुश्किल से जुड़ेगा? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक है या ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है। ऑक्सीजन का में तो नहीं जुड़ पाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है मतलब पीएच जो है वो कम हो रहा है। ताप अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाएगा। और अगर 2,3 बीपीजी की सांद्रता ज्यादा है तो भी ये जाकर के ऑक्सीजन, ये भी जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगा। ठीक है, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना प्रारंभिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। क्लियर है यहां तक? ये तो हो गया बेटा ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जुड़ेगा रक्त हीमोग्लोबिन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा बेटा ऊतक स्तर पे। ठीक है, ये भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। बाईं ओर विस्थापन कहाँ होगा,
जहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है। और कहाँ जुड़ रहा है बेटा? ये जुड़ रहा है आपके ऊतक स्तर पे, सॉरी कूपिका के स्तर पर, क्योंकि कूपिका के स्तर पर क्या है? ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है। अब दाईं ओर विस्थापन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा। कहाँ अलग होगा? जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा है बेटा? आपके ये ऊतक स्तर पर। क्लियर है ना? क्विक रिवीजन हो रहा है ये। इसके लिए आपको एक बार चैप्टर पहले से समझ में या पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ता है आपके ऊतक के स्तर पर। कहां पर जुड़ता है बेटा? ये आपके ऊतक स्तर पर। होता क्या है देखो ऊतक स्तर पर, वो समझना जरूरी है। ऊतक स्तर पर हम सबको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका आंशिक दाब कितना है ऊतक पर? 45। ठीक है। और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है बेटा ऊतक में? आपका 40। अब जो रक्त यहाँ पर आ रहा है बेटा वो कैसा है? ऑक्सीजनित रक्त है। ठीक है। जो रक्त यहाँ पर आ रहा है ये कैसा है? ऑक्सीजनित। जो आ रहा है यहाँ पर वो कैसा है? ऑक्सीजनित, है ना। लेकिन जब यहाँ से ये निकलेगा तो कैसा होकर के निकलेगा? बी ऑक्सीजनित होकर के निकलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाएगा। और ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रक्त का आंशिक दाब उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? ऑक्सीजनित रक्त है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर आंशिक दाब कितना होगा? 95। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर आंशिक दाब कितना होगा? मात्र 40। ठीक है। बी ऑक्सीजनित रक्त में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना हो जाएगा? 45। और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना हो जाएगा? 40। ये तो आपको पता है, पीछे भी हमने देखा था। अब होता क्या है बेटा देखो, इसके अंदर ये है आपकी आरबीसी। आरबीसी में पिंक कलर से बना देती हूँ। ठीक है। ये हो गई आपकी आरबीसी। ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? आरबीसी। साइड में क्या है बेटा? ये आपका प्लाज्मा है ना। चारों तरफ ये आपका प्लाज्मा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ आएगा और ऑक्सीजन 95 से 40 की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन से हट करके कहाँ चला जाएगा? 95 से 40 की तरफ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ आएगा तो 7% तो ये प्लाज्मा में ही घुल जाएगा। अभी हमने देखा था पीछे 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहन करता है। बाकी का जो 93% है वो अंदर जाएगा आरबीसी के। लेकिन आरबीसी के अंदर भी इसके दो भाग हो जाएंगे। क्या? लगभग 23% तो ये जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, है ना। और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से जुड़ा था उसने उसको धक्का दे दिया तो ऑक्सीजन आ गया आपके ऊतक में। लगभग 23% तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनाएगा? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब बाकी का 70% क्या क्या होगा? 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आपके आरबीसी के अंदर जो रक्त है उससे आकर, सॉरी जो जल है, जो वाटर है, उससे आकर के जुड़ जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में बेटा ये एक उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा H2CO3 यानी कि बाइकार्बोनिक अम्ल। और ये फिर से इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में बनाएगा H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। ये H पॉजिटिव जाकर के बेटा किससे जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा आपके हीमोग्लोबिन से, HHB बना लेगा। ठीक है। तो ये आपके ब्लड को एसिडिक कर रहे हैं। ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जाकर के जुड़ जाएगा आपका हीमोग्लोबिन से। ठीक है। हीमोग्लोबिनिमिक अम्ल बनाएगा और ये बाइकार्बोनेट बेटा आरबीसी से बाहर निकल जाएगा ताकि ये रिएक्शन रुके ना और होती रहे। ठीक है। और जब बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो बदले में क्लोराइड आयन बेटा अंदर जाएगा और इसको हम बोलते हैं क्लोराइड विस्थापन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड विस्थापन या क्लोराइड शिफ्ट। इसी को बेटा हम हैमबर्गर फिनोमिनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमबर्गर प्रक्रिया। ठीक है। हैमबर्गर फिनोमिनन। तो क्लोराइड विस्थापन कहाँ होता है? ऊतक के स्तर पर। कहां से कहां होता है? आपके प्लाज्मा से कहां? आरबीसी के अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, पहली बात तो ये विश्व का सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है। ये अगर ना हो तो ये जो रिएक्शन है ना, जल का कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के कार्बनिक अम्ल बनाना, 1 घंटे में मात्र 200 अणु बनेंगे। 1 घंटे में मात्र 200।
लेकिन इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के आते ही 1 सेकंड में 6 लाख अणु बन रहे हैं, 1 सेकंड में 6 लाख अणु। तो कितना तेज एंजाइम है ये, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसका काम करने का जो तरीका बहुत फास्टेस्ट एंजाइम नोन टिल डेट। आज की तारीख में इससे तेज एंजाइम अब तक कोई नहीं जाना गया है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में इतनी तेज हो जाती है रिएक्शन की दर। ठीक है, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये आपके प्लाज्मा में भी होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आपके प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन आरबीसी में प्लाज्मा की तुलना में इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन मेनली आपके आरबीसी में हो रही है। तो मैंने क्या बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीके से हो रहा है। 7% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और 70% बेटा ये आपके बाइकार्बोनेट अम्ल के रूप में परिवहन करता है। अब ये बेटा आपको इतना ही पता होना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा इसके आगे का भी पढ़ा है, वो ये कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड विऑक्सीजनित रक्त के रूप में जाता है आपके कूपिका के स्तर पे, तो कूपिका के स्तर पर क्या है 45, कूपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 40 और ऑक्सीजन कूपिका के अंदर 104, यहाँ पर 40 है ना। तो जब बेटा ऑक्सीजन इतनी सारी मिलेगी कूपिका के स्तर पे, तो ऑक्सीजन भाग के आएगी ना 104 से 40 की तरफ कूपिका से विऑक्सीजनित रक्त में। तो जैसे ही ऑक्सीजन भाग करके इस विऑक्सीजनित रक्त में आएगी, तो ऑक्सीजन आकर के इस हाइड्रोजन आयन को धक्का देगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का देगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, प्लाज्मा में घुल जाएगी, तो वहां से प्लाज्मा से भी कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का देगी। तो ये जो बाइकार्बोनेट अम्ल आपका बाहर चला गया है, क्लोराइड अंदर आ गया, क्लोराइड बाहर जाकर के बाइकार्बोनेट अंदर आ जाएगा कूपिका के स्तर पे। बाइकार्बोनेट और ये हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल बनाएंगे, और ये वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग बनाएंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चुपचाप से कूपिका से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कूपिका के स्तर पे बेटा हम इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में क्लोराइड विस्थापन, या हम इसको हेल्डेन का प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक है आपके श्वसन का नियमन या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि का नियमन कैसे होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, इस पश्च मस्तिष्क में आपका एक भाग होता है, ये पॉन्स, ये मेड्यूला। ठीक है, तो इस मेड्यूला के अंदर ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि श्वसन नियमन या श्वसन लय केंद्र। श्वसन लय केंद्र, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और आपके पॉन्स में बेटा एक होता है यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक केंद्र, न्यूमोटैक्सिक केंद्र। ठीक है, श्वसन लय केंद्र का काम होता है श्वसन की क्रियाविधि को रेगुलेट करना मेनली। ठीक है, अंत श्वसन करना, निश्वसन करना। इस श्वसन लय केंद्र के पास एक और छोटा सा केंद्र होता है, जिसको बेटा हम रसो संवेदी केंद्र या कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं। रसो संवेदी केंद्र, कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा हमने देखा था कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। लेकिन इस श्वसन के नियमन की पूरी क्रियाविधि में ऑक्सीजन के आंशिक दाब की भूमिका नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। इसमें ऑक्सीजन के दाब की भूमिका का कोई लेना देना नहीं है, ना के बराबर। ये क्रियाविधि किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे। तो ये जितने भी केंद्र हैं, चाहे आपका रसो संवेदी केंद्र हो, चाहे आपका न्यूमोटॉक्सिक केंद्र हो, इसके अलावा आपकी कैरोटिड धमनी होती है बेटा, कैरोटिड धमनी, और आपका महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्च, यहां पर भी बेटा कुछ केंद्र होते हैं, और ये भी केंद्र आपकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए संवेदी होते हैं। तो चाहे आपका रसो संवेदी केंद्र, इसको पता लग जाए अच्छा ऑक्सीजन कम हो गया, इनको नहीं पता लगेगा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ओहो जहर बढ़ गया है, बाहर निकालो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ गई, बाहर निकालो।
इसी तरीके से आपका रसो संवेदी के न्यूमोटैक्सिक केंद्रों, ये भी किसके लिए संवेदी है? कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए। आपके कैरोटिड धमनी और महाधमनी चाप में जो केंद्र है, ये भी किसके लिए संवेदी है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब के लिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, सबको फर्क पड़ता है अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ना चाहिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो ये सारे के सारे सेंटर एक्टिवेट होकर के किसको बोलते हैं? इस श्वसन लय केंद्र को, कि भैया क्या कर रहे हो तुम, निकालो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, निकालो इस हाइड्रोजन को बाहर, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन मिल सके, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई भी सेंसिटिव नहीं है, सबको फर्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ना चाहिए, सबको फर्क पड़ता है हाइड्रोजन आयन नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये सब इनके लिए एक्टिवेटेड या इसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है। और जैसे ये देखेंगे कि शरीर के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ रहा है, तो ये सब जाकर के किसको बोलेंगे? श्वसन लय केंद्र को, कि क्या कर रहे हो, बाहर निकालो इसको। तो ये जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र है बेटा, ये इसको बोलेगा कि अंतः श्वसन की दर को कम कर दो, अंतः श्वसन की जो अवधि है, जो उसका ड्यूरेशन है, जो उसका टाइम है, उसको कम कर दो। मतलब अंदर हम ऑक्सीजन कम लेंगे चलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो, तो निःश्वसन की अवधि बढ़ा दो, अंतः श्वसन की अवधि कम कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बेटा श्वसन संबंधी विकार। 3 आपको विकार पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपका अस्थमा, जिसको हम दमा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका वातस्फीति, जिसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं, एम्फाइसीमा। और तीसरा हो गया बेटा आपका ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन को हम क्या बोलते हैं आपके? ऑक्यूपेशन यानी कि आपका, अरे यार, ऑक्यूपेशन संबंधी, ऑक्यूपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? आपका काम से संबंधित है ना। तो दमा में क्या होता है बेटा, आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है, ये एक एलर्जी अभिक्रिया है। इसमें आपके जो श्वसनी श्वसनिकाएं हैं बेटा, श्वसनी और श्वसनिकाएं, इनमें शोथ हो जाता है, ठीक है। श्वसनी और श्वसनिकाएं जो होती हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब आप सांस लेते हो तो सांस लेते समय घर घराहट की आवाज आती है, घर घरा घरा लिख रही हूं मैं, घर घराहट की आवाज आती है, ठीक है। ये तो हो गया बेटा आपका दमा। ये एक एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जी से होता है, किसी को फूल से एलर्जी, किसी को किसी चीज से एलर्जी है ना, तो वो दमा में होता है। वातस्फीति किस में होता है बेटा? तो जो लोग बहुत लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, लंबे समय से धूम्रपान जो लोग करते हैं, उनमें बेटा वातस्फीति देखने को मिलता है। होता क्या है इसमें? इसमें जो कूपिकाएं होती हैं बेटा, वो फैल जाती हैं, कूपिकाएं फैल जाती हैं, जिसके चलते जो विनिमय की सतह है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो कूपिकाएं फैल गई हैं वहां से गैसों का विनिमय नहीं होगा, गैसों का विनिमय नहीं होगा तो भाई कहीं ना कहीं उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी आपके ऊतकों में जितनी पहुंचनी चाहिए। ऑक्यूपेशन संबंधी रोग मतलब आपके जॉब से संबंधित जो रोग होता है, इसमें जैसे जो लोग पत्थर घिसाई इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, जहाँ पर पत्थर की घिसाई होती है, या जो लोग ये कपास की इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, कपास की फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि पत्थर की घिसाई करते समय छोटे छोटे एकदम कण धूल के पूरे टाइम नाक में जाते हैं। कब तक आपकी नाक के अंदर जो बाल और पूरे अंदर जो है, कब तक वो उस छोटे छोटे कण को रोक पाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि आपके श्वास नल श्वसनी तक पहुंच ही जाएगा, फेफड़ों तक पहुंच ही जाएगा। इसी तरीके से जो लोग कपास वगैरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कॉटन के पतले पतले रेशे आपकी नाक से अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके श्वसनी श्वसनिकाओं में जाकर के फाइब्रोसिस कर देते हैं, वहां पे फाइबर्स, रेशा मेहता फाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए। जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कम से कम ये कण और धूल अंदर जाए, ठीक है, जिससे कि रेशा मेहता यानी कि फाइब्रोसिस ना हो। रेशा मेहता होता है ना, फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका रोग। तो दिस इज ऑल अबाउट पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे क्या सारांश यार, है ना, यहाँ पर कोई समरी की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर ही हमने समरी के फॉर्म में किया है। गृह कार्य अगर हम होमवर्क दे तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने हैं,
साथ ही साथ बेटा एक बार अब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और आपको लगेगा मैडम ने कुछ भी नहीं छोड़ा यार, मात्र 1.25 घंटे में पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया। दिस इज व्हाट माइंड मैप इज। ठीक है, जाते जाते आपको बता दें, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 2025 आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपको ये देनी चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ एक टॉपर और एवरेज बच्चे में यही अंतर होता है कि टॉपर बच्चा एक चीज को 10 बार पढ़ता है, उसको समझ के पढ़ता है और टेस्ट ज्यादा ज्यादा देता है। एवरेज बच्चा पढ़ता भी है, समझता भी है, तो टेस्ट नहीं देता है, या वो इतनी बार पढ़ता नहीं, टेस्ट ही देता रहता है, अपनी गलतियां नहीं एनालाइज करता है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ स्टैंड करता है, उसको लगता है उसे सब आता है, टेस्ट दे करके पता लगता है कितना दूध कितना पानी है। ठीक है, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, इससे आपको अपनी एक तो औकात पता लगती है कि हमें कितना आता है, कितना और पढ़ने की जरूरत है, आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक पता लगती है कि मैं भी कहाँ आ रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ, और आप उसके बेसिस पे और मेहनत करके अपनी रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि आपकी पढ़ाई फ्रूटफुल दिशा में जा रही है कि नहीं। और अगर हो सकता है तो आपके आसपास कोई ऑफलाइन सेंटर है तो वहां जाकर के आप टेस्ट जरूर दें। ऑफलाइन में आपको नीट वाली फीलिंग आती है ना, क्योंकि वहां पे भी आप सेंटर पे जाके पेपर देंगे। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज के आपको जो भी सोल्यूशंस हैं वो वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे आपके टीचर्स के द्वारा रिकॉर्ड किए गए। तो दिस इज ऑल अबाउट माइंड मैप, श्वसन एवं गैसों के विनिमय का। बता दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा, सब कुछ कवर हुआ, समझ में आया और क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। यस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा।